हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय, या जिसको हम कहते हैं प्रथम माध्यमान प्रमेय, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपका 12th में भी है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एलिमेंट्री कैलकुलस में भी है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथ्स का। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। इसके पहले के क्लासेस में हमने रोलेस थ्योरम देखा था, उसके प्रूफ देखे थे, ज्योमेट्रिकल प्रूफ और एनालिटिकल प्रूफ दोनों ही हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप जरूर जाइए देखिए, क्योंकि उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो ये समझने में आपको कठिनाई होगी दोस्तों। उसको समझने के बाद ही ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उस थ्योरम का यूज़ या उस थ्योरम की मदद यहाँ ली गई है। साथ ही साथ हमने रोले प्रमेय से संबंधित अनेक सारे सवाल भी हल किए हैं, उसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है, तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाइए वीडियोस देखिए दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का कथन ये है कि यदि मान लो एफ एक्स का कोई ऐसा फलन है कि एफ एक्स संवृत्त अंतराल ए बी में संतत है और यही एफ एक्स जो है वो विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि रोले प्रमेय में भी ये शुरुआती दो बातें कॉमन है, अर्थात वो फलन क्लोज्ड इंटरवल में संतत हो और ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में फर्क क्या होता है आप सभी को पता होगा। समवर्त अंतराल ऐसे बड़े कोष्ठक से लिखते हैं और इसका अर्थ ये है कि इसमें जो अंत बिंदु ए और बी जो है वो इसमें शामिल हैं, ए और बी भी शामिल हैं, ए और बी के मध्य बिंदु वो भी शामिल है। मतलब मध्य बिंदु ए और बी के बीच के जितने सारे पॉइंट्स हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, ए और बी भी शामिल है, और इसमें ए और बी के मध्य के सारे पॉइंट्स वो शामिल हैं लेकिन स्वयं ए और बी शामिल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। ठीक है, तो प्रमेय की क्या क्या बातें हैं कि एफ एक्स समवर्त अंतराल ए बी में संतत हो, एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय होने का अर्थ है कि उस ओपन इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स यानी उस फलन का अवकलज वो विद्यमान होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो अवकलनीय है। तो ये दो बातों के बाद डायरेक्ट एक निष्कर्ष के रूप में लिखा जा रहा है कि तब देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये चिन्ह है दोस्तों, इसको देख के आप घबराइए मत बहुत। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बातें लागू होती हैं तब इस ओपन इंटरवल ए बी में एक सी नाम के एलिमेंट का कोई भी नंबर हो सकता है, इस ओपन इंटरवल ए बी में सी कोई भी नंबर हो सकता है और उसका अस्तित्व हमको मिलना चाहिए, मतलब सी हमको मिल सकना चाहिए। सी की तलाश जब हम करने जाएं तो हमको सी मिलना चाहिए। कैसा? कि वो ए से बड़ा हो किंतु बी से छोटा हो। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि हाँ देयर एग्जिस्ट सी, मतलब तब सी का अस्तित्व होगा। किस प्रकार होगा? कि वो ए बी में बिलोंग करेगा, यानी ए बी में बिलोंग करने का अर्थ है कि ए से बड़ा होगा किंतु बी से छोटा होगा, और वो उसके उसके वो जो इस प्रकार मिलेगा सी हमको, यानी कि हम सी को इस प्रकार खोज पाएंगे जो इस कथन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस कथन का भी पालन करेगा। कौन सा कथन है? क्या लिखा है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, जहाँ सी जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, या यूँ कहिए कि ए से बड़ा हो किंतु बी से छोटा हो। तो इसका मतलब आपको समझ में, देयर एग्जिस्ट सी मतलब तब सी का अस्तित्व जरूर होगा, किसमें? ओपन इंटरवल ए बी में। अगर आपको ये लिखने में कठिनाई जा रही है तो आप शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, तब अंतराल ए बी में मतलब सॉरी अंतराल ए बी में एफ डैश एक्स विद्यमान हो तो विवृत अंतराल ए बी में, ऐसे लिखना, विवृत अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि के बाद ये वाली लाइन लिख देना नीचे में। ठीक है, तो लिखने के अपने अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। वैसे आप गणित के विद्यार्थी हैं तो हमेशा हमको शॉर्ट, मतलब जो उसका प्रतीक है उसको जितना ज़्यादा हो सके हमको इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे अच्छा दिखता है थोड़ा सा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी वैसे भी, जैसे चाहें। अब उपपत्ति देखते हैं हम इस प्रमेय की। तो बहुत सरल उपपत्ति दोस्तों, इसकी उपपत्ति में हमको रोले प्रमेय का इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे वो कैसे। उपपत्ति देखिए, हम एक फलन फाई एक्स पर विचार करते हैं। ठीक है, फाई एक्स पर विचार करते हैं और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ठीक है,
तो फाई एक्स को किस तरह से परिभाषित किया गया आप देखिए, फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। और जहां आप बोलोगे सर ये ए अचानक कहाँ से आ गया, ए कौन है, तो ए हमने एक ऐसा अचर ले रखा है, मतलब ए को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि फाई ए और फाई भी बराबर हो जाए। वहां पे हमने लिखा है कि एक ऐसा अचर है कि फाई ए और फाई भी जिसके लिए बराबर होते हैं, ए को ऐसा अपने को चुनना है, ऐसा एडजस्टमेंट करना है ए के लिए। एक ऐसा अचर है जो जिसके वैल्यू से, मतलब जिसकी मदद से फाई जो है बेचारा वो ए और बी पर सेम मान देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों लिखा है, इसके लिखने की जरूरत क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। दोस्तों मैं आपको इसका उद्देश्य बता रहा हूँ कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। वास्तव में हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम ये फलन जो आपको फाई एक्स दिख रहा है इसके लिए रोले प्रमेय यहाँ पे पूरा का पूरा फिट करना चाह रहे हैं। रोले प्रमेय के समस्त पायदानों पर या रोले प्रमेय की समस्त शर्तों पर हम फाई एक्स को बिठाना चाहते हैं। तो आप अपने दिमाग में याद लाइए, याद रखिए कि रोले प्रमेय की क्या क्या शर्त थी। तो पहली शर्त थी कि जिस फलन के लिए आप रोले प्रमेय बतला रहे हो वो फलन संवृत्त अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि फाई एक्स संवृत्त अंतराल ए बी में संतत है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए फाई एक्स की बनावट किस तरह से की गई है। फाई एक्स जो है वो एफ एक्स और ए एक्स के योग से बना है, और एफ एक्स के बारे में पहले से पता है कि संवृत्त अंतराल ए बी में एफ एक्स जो है वो संतत है, और ए एक्स आखिर ए कांस्टेंट है और ए एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये 1 डिग्री का क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो बहुपद तो बेचारा सदैव संतत होता है बेचारा। तो एफ एक्स संतत है वो यहां से पता चला, और ए एक्स बहुपद होने के कारण संतत है। तो बेचारे लोग दोनों संतत फलन हो गए, और दो संतत फलनों का योग पुनः संतत होता है। तो ये भी संतत वो भी संतत, और दोनों का योग जो कि कौन है फाई एक्स, वो भी संवृत्त अंतराल ए बी में संतत होगा। रोले प्रमेय की पहली शर्त फाई एक्स के लिए सत्य है। रोले प्रमेय की दूसरी शर्त है ये है कि जिस प्रमेय के लिए जिस फलन के लिए आप रोले प्रमेय बतला रहे हैं वो फलन जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फाई एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा कि नहीं। फाई एक्स मिलकर बना है किससे किससे, एफ एक्स और ए एक्स से। एफ एक्स के बारे में आपको ये बात पहले से पता है कि एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है, थ्योरम हमने पहले से बोल रखा है। अब ये विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है, और रहा ये बहुपद फलन है सदैव अवकलनीय। आप इसका अवकलन करके देख लो, क्या अवकलन नहीं हो पा रही है, ए कांस्टेंट और एक्स का अवकलन 1। तो सीधी सी बात है कि उस बहुपद फलन होने के नाते वो विवृत अंतराल ए बी में क्या है, अवकलनीय है। और विवृत अंतराल ए बी में एफ एक्स पहले से अवकलनीय, हम पहले से बोल रखे, तो ये भी फलन अवकलनीय ये भी अवकलनीय, तो इसलिए दोनों का योग जो कि कौन है फाई एक्स है वो भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये रोले प्रमेय की दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि जिस फलन के लिए आप रोले प्रमेय बतला रहे हैं, जिस अंतराल में आप बतला रहे हैं, उस अंतराल के अंत्य बिंदु पर फलन के मान बराबर होने चाहिए। आप याद करने की कोशिश कीजिए, रोले प्रमेय में हमने तीसरी बात ये लिखी थी एफ ए इक्वल एफ बी, अर्थात अंतराल के अंत्य बिंदुओं पर फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो अभी हम फाई एक्स के लिए रोले प्रमेय को सही बताना, मतलब फिट है ऐसे करके बताना चाह रहे हैं। फाई एक्स रोले प्रमेय की समस्त बातों को संतुष्ट करता है, ये बताने के लिए आपको फाई ए इक्वल फाई बी पे बताना चाहिए, जिसको हम पहले से लिख चुके हैं। इसलिए हमने यहाँ पे पहले से वो बात लगा दी ताकि हमारा रोले प्रमेय यहाँ पर साबित होने से चूक न जाए। तो एक ऐसा अचर है कि फाई ए बराबर फाई बी, मतलब फाई एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत भी है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय भी है, और बिंदु ए और बी पर फाई का मान बराबर भी है। ये तीनों बातें जो है वो रोले प्रमेय की बातें हैं, और जिससे साबित होता है कि फाई एक्स रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तो उसका निष्कर्ष जो है वो भी सही होना चाहिए। निष्कर्ष क्या था, अब वो याद कीजिए दोस्तों। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने रोले प्रमेय नहीं पढ़ा है तो पहले वो वाला प्रमेय पढ़िए, तो ये आपको अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहिए जरूर देखिए। तो चलिए मैं आपको फिर से बतला रहा हूँ कि अब रोले प्रमेय की समस्त शर्तें संतुष्ट हैं यहाँ पे। तो उसका निष्कर्ष क्या कहता है कि अगर तीनों बातें संतुष्ट हैं तब
तब देयर एग्जिस्ट a point C belongs to AB such that phi dash C बराबर 0। जैसे अपन रोले प्रमेय के लिए जब फंक्शन एफ एक्स के लिए लिखे थे तब अपन बोले थे कि तब एक बिंदु C का ओपन इंटरवल ए बी में अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। आप याद करने की कोशिश करो, ये रोले प्रमेय की शर्त है। तो उसी बात को अपन फाई के लिए लिखे, ठीक है। अब अच्छा, इतने देर से मैंने जितनी थ्योरी आपको बतलाई है वो सब आपको लिखना है दोस्तों। यहाँ पे आप कैसे बता पाएंगे कि फाई एक्स जो है वो रोले प्रमेय की शर्तों को संतुष्ट करता है? पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको बताया कि फाई एक्स इन दोनों का योग है, ये संतत है, ये भी संतत है, इसलिए इन दोनों का योग ये भी संतत होगा। फिर अवकलनीयता के लिए आप बताओगे ये अवकलनीय, ये अवकलनीय, ऐसे करके पूरा डिटेल में आप बताओगे। अगर आपको इसका लिखने का पैटर्न अच्छे से जानना है तो आप किताब देख सकते हैं, बुक में इसको अच्छे से लिख के बताया गया है। आप उसी तरह से आप भी लिखेंगे, ठीक है। तो वो सब थ्योरी हम लिख नहीं रहे, लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, लेकिन बतलाया पूरा है। आप उसको अच्छे से समझिए, कहीं भी डाउट होता है, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो फाई डैश सी बराबर 0 होगा। ये रोले प्रमेय का तीनों बातों के बाद, तीनों शर्तों के बाद जो निष्कर्ष निकल करके आता है, जो रिजल्ट होता है वो हमने लिखा है यहाँ पे। अब फाई एक्स, तो फाई डैश एक्स निकालना, पहले डैश है मतलब अवकलन करना पड़ेगा यहाँ से। आप तो समीकरण को आप अवकलन कीजिए, आप क्या हो जाएगा, अवकलन कीजिएंगे और एक्स की जगह डायरेक्ट सी रख देंगे। अवकलन करना है, सी रख देना है एक्स की जगह। यहाँ अवकलन कीजिए, एक्स का अवकलन ए हो गया, मतलब ए एक्स का अवकलन ए हो गया, क्योंकि ए कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन 1, ठीक है। ए कांस्टेंट है, 10 का 10 जैसे चिपका है तो चुपचाप वैसे लिखा जाता है, और एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में बहुत अच्छे से चीज आ गई होगी। और फाई डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। रोले प्रमेय सत्य है। हम लोग यहाँ पे रोले प्रमेय को सिद्ध करने थोड़ी बैठे हैं, हम तो रोले प्रमेय का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना। तो फाई डैश सी बराबर 0 आप रख सकते हैं। ये रोले प्रमेय का जो निष्कर्ष निकल के आया था हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाई डैश सी बराबर जब 0 रखेंगे आप तो ये 0 हो जाएगा एफ डैश सी प्लस ए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों, ए को उधर पलटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप फिर से देख लो। फाई एक्स को हम पूरे रोले प्रमेय में बिठाना चाहते हैं, जिसके लिए फाई एक्स को हमको क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत दिखाना था। क्योंकि फाई एक्स इन दोनों का योग है, ये दोनों संतत है, इसलिए इन दोनों का योग जो कि फाई एक्स है वो भी संतत होगा। उसी तरह से आप अवकलनीयता दिखाइए। और फिर तीसरी बात ये होती है कि अंतराल के अंत बिंदु अर्थात शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु यानी ए और बी पर फलन का मान बराबर होना चाहिए, जिसको हमने पहले से बोल दिया है कि जहां ए एक ऐसा अचर है कि फाई ए बराबर फाई बी, तो रोले प्रमेय की तीसरी बात भी यहाँ सेटिस्फाई होगी। अब तीनों बात सेटिस्फाई हो गई तो फिर निष्कर्ष क्या कहते हैं रोले प्रमेय का, कि अगर वो संतत है, अवकलनीय है और फाई ए बराबर फाई बी है तो निश्चित रूप से एक बिंदु सी ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार शामिल होगा जिसके लिए फाई डैश सी बराबर 0 होगा। तो चलो भाई वो भी ले लिए। अब फाई डैश सी निकालना पड़ेगा, यहाँ से अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष और एक्स के स्थान पर फिर सी रख देंगे। तो फाई डैश एक्स, एक्स के स्थान पर सी रखा, एफ डैश एक्स, एक्स के स्थान पर सी रखा, ए एक्स का अवकलन ए होगा, एक्स बचा ही नहीं यहाँ पे, इसलिए सी रखने की कोई दिक्कत नहीं है, सी रखने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब फाई डैश सी को 0 के बराबर रखना तो 0 के बराबर रखा, और ये बचा है अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर, नाम देता हूँ 3। अच्छा, फाई ए बराबर फाई बी है, तो फाई ए निकालने के लिए आपको यहाँ पे, चलो यहाँ से आप फाई ए निकाल के बताओ मेरे को। तो एक्स की जगह ए रखना पड़ेगा दोनों पक्षों में, ठीक है ना। तो अच्छा, मैंने चित्र भी बनाया हुआ है, आप चित्र भी देख सकते हैं। चित्र में सिर्फ इतना ही बताया है कि फाई एक्स और एफ एक्स में ज्यादा मतलब उनके गुणों में अंतर नहीं है, उनके गुण एक जैसे हैं। जो गुण एफ एक्स के पास है वही गुण फाई एक्स के पास है। ये संतत है, ये भी संतत है, थोड़ी सी बनावट अलग है ए एक्स जुड़ने के कारण। देखो ना, ए एक्स नहीं जुड़ेगा तो फाई एक्स और एफ एक्स एक जैसे दिखेंगे, तो ए एक्स जुड़ने के कारण थोड़ी सी बनावट अलग दिख रही है, बाकी गुण सेम है। संतत है, ये संतत तो वो भी संतत, ये अवकली तो वो भी अवकली है, ठीक है। अंतराल ए भी में आपको दिखाई दे रहा है। तो चित्र का यही है, समझना था बस। अब देखो, अच्छा मैं इस तरफ वाला भी मिटा देता हूँ, इधर वाला भी मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मेन अब मैं आपको ये वाला प्रूफ करके बताऊंगा ना, बाकी वो दोनों बातें हमने जिन बातों का इस्तेमाल करना था वो बातें हमने इस्तेमाल कर ली है। अब फाई ए निकालना है, तो फाई ए कैसे निकालोगे, तो सर फाई एक्स जहाँ दिया है वहां दोनों पक्षों में एक्स के स्थान पर ए रख दो। तो बताओ फाई ए क्या होगा, मुझे बताओ।
ये होगा एफ ए प्लस ए इंटू ए। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब मैं बोलूंगा सर एक्स के स्थान पर बी रख दो, तो फाइव बी बराबर बोलोगे एफ बी प्लस ए इंटू बी, समीकरण नंबर 5। और फाइव ए बराबर फाइव बी, समीकरण 2 से, तो आप लिखोगे चूंकि बाई इक्वेशन टू फाइव और फाइव बी तो बराबर है, तो फाइव ए कितना होगा एफ ए प्लस ए, और ये हो जाएगा आपका एफ बी प्लस ए इंटू बी। तो यहां से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, एफ बी उधर ही रहने दो, एफ ए उधर पलटा दो, और उधर वाली चीज को मैं इधर लिख रहा हूं, और ए पलटा करके आप बी माइनस ए लिख दो। अब बोलोगे कैसे कैसे हो गया, दोस्तों सामान्य गणित है, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो चलो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख करके ऐसे लिखता हूँ, चलो और अच्छे से लिखता हूँ, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये ए है, ओके, ए बी को इधर डालो, एफ बी उधर ही है, एफ ए को उधर ले जा लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से आप देखो ए कॉमन निकलेगा, तो ए कॉमन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस ए अटका के रख दिया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ माइनस ए कॉमन निकालता हूँ। अगर मैं ए कॉमन निकालता होता तो अंदर बचता ए माइनस बी, लेकिन मैं माइनस ए कॉमन निकाल दिया हूँ तो ये पलट जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, बी माइनस ए को नीचे ले जाऊंगा, तो माइनस ए यहीं रुकेगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, बी माइनस ए होगा। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको। अब बताओ लेफ्ट साइड बराबर है दोस्तों, माइनस है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, राइट साइड में क्या होगा, बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो इसका राइट साइड है अपने पास एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, उसका राइट साइड है एफ टेस्ट सी, और जहाँ सी कौन है आपको पता है, सी जो है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए से बड़ा है और बी से छोटा है। लैग्रांज का प्रमेय सिद्ध होता है, या इसी को अपन बोलते हैं प्रथम मध्यमान प्रमेय, और ये सिद्ध होता है दोस्तों। कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी दिक्कत हो, तो आप निश्चिंत होकर पूछिए। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। फाइव एक्स हमने ऐसा माना, फाइव एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए एक्स। अब हमारा उद्देश्य रहेगा कि फाइव एक्स के लिए रोले प्रमेय लागू करें। रोले प्रमेय लागू करने के लिए फाइव एक्स को क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत दिखाना है। कैसे दिखाए, फाइव एक्स का निर्माण हुआ है एफ एक्स और ए एक्स के योग से, क्योंकि एफ एक्स और ए एक्स दोनों संतत है। ये इसलिए संतत है क्योंकि ये हमने प्रमेय में माना है, और ये इसलिए संतत है क्योंकि एक बहुपद फलन है। तो दोनों संतत का योग भी एक संतत होगा, इसलिए फाइव एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो गया। इसी तरह से आप सेम टू सेम अवकलनीयता भी बता दी ओपन इंटरवल ए बी में। तीसरी बात यह है कि फाइव को बिंदुओं ए और बी पर बराबर मान रखना चाहिए। वो हमने यहाँ पहले से बोल दिया है कि ए एक ऐसा अक्षर है कि फाइव ए बराबर फाइव बी। इस तरह से रोले प्रमेय की तीनों बातें फाइव के लिए हो गई। तो उसका निष्कर्ष क्या होता है वो भी आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कीजिए कि अगर तीनों बातें लागू होती है तो फिर ओपन इंटरवल ए बी में सी एक ऐसा बिंदु अवश्य मिलना चाहिए जिस पर फाइव डैश सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब फाइव डैश सी क्या होता है, इसके लिए आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा, फाइव डैश एक्स एफ डैश एक्स और ए, क्योंकि एक्स का अवकलन वन हो जाएगा। फिर एक्स की जगह सी रख दिए, फाइव डैश सी को जीरो रखना है तो जीरो रख दिए। रोले प्रमेय से हुआ है ये सब, रोले प्रमेय बोल रहा है अगर फाइव तीनों बातें संतुष्ट करता है तो फाइव डैश सी जीरो होगा, जीरो रख दिए, माइनस ए का मान निकाल दिए। अब फाइव ए बराबर फाइव ही है, तो फाइव ए निकालने के लिए दोनों पक्षों में यहाँ पे एक्स का मान ए रख दिए, फाइव ए निकालने के लिए दोनों पक्षों में एक्स का मान बी रख दिए। अब फाइव ए बराबर फाइव भी दोनों बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर रख दिए, फाइव ए बराबर फाइव भी रख दिए, पलटा पलटी करके माइनस ए निकाल लिए। माइनस ए को अकेला इसलिए किया क्योंकि माइनस ए एक बार और हमारे पास अकेले रूप में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से दोनों से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो गया और थ्योरम प्रूफ हो गया। कितना सरल है, बहुत सरल है दोस्तों, ये परीक्षा में आपके आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लैग्रांज प्रमेय का एक और रूप है। अच्छा, इसको और अपन किस नाम से जानते हैं, प्रथम माध्यमान प्रमेय के नाम से जानते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब एक और रूप क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि अनेक जगहों पर वो जो इसका दूसरा बदला हुआ रूप है वो भी इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो मैं भी आपको वो दूसरा वाला जो रूप है वो भी बता देता हूँ, ताकि कभी आप अगर लैग्रांज थ्योरम से आपका सामना हो तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि उसका अच्छे से उसको सामना करें, उसको अच्छे से समझें।
तो आप सब ध्यान से देखेंगे, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि सी कौन है, ए से बड़ा है और बी से कम है, यानी ए बी के बीच में कहीं पे है। ए बी के बीच की दूरी को आप पूरा 100% यानी 1 यूनिट मान लो, और सी बीच में कहीं है, कहीं पे है, कहाँ है पता नहीं, मान लो यहाँ है। ये वाली दूरी को आप थीटा बोल दो, तो ये वाली दूरी जाएगी 1 माइनस थीटा, क्योंकि पूरी दूरी को आप 1 यूनिट मान रहे हो, ठीक है। या यूँ कहिए कि इधर 20% है, उधर 80% है, इधर 70% है, उधर 30% है, इस टाइप से 100% मान रहे हैं, 1 यूनिट मान रहे हैं, ऐसा आपको समझना है दोस्तों। तो ऐसा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो मैंने 0 और 1 के बीच लिया हुआ है, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है किंतु 1 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर 54 तो उधर 12 ना, इधर 25 पैसा तो उधर 75 पैसा, इधर 50 पैसा तो उधर 50 पैसा, इस तरीके से हमने बंटवारा किया हुआ है, 100% में से कुछ इधर बचे हुए इधर। तो थीटा अगर मैंने 0 और 1 के बीच बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बचा हुआ हिस्सा जानने के लिए आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग 1 होना चाहिए। अब आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, कि अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखाखंड है, उसको अगर कोई अन्य बिंदु कुछ अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक हम ज्ञात करना सीखे थे। आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा, मान लो कोई बिंदु है x1 y1 और यहाँ कोई बिंदु x2 y2, ठीक है, और उसको कोई बांट रहा है m अनुपात n में, मान लो बिंदु P है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो P के निर्देशांक क्या होते थे, आप सभी ने देखा था, P के निर्देशांक क्या होते थे, ध्यान दो आप लोग एकदम अच्छे से, nx1 प्लस mx2, यानी इधर वाले के साथ उधर वाला और इधर वाले के साथ इधर वाला और नीचे में दोनों का योग। इस तरह से उस बिंदु का पहला निर्देशांक मिलता था, और दूसरा निर्देशांक कैसे मिलता था, ny1 my2, मतलब इधर वाले के साथ उधर वाला लेना है, उधर वाले के साथ उधर वाला लेना है। ये आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, बटे m प्लस n। बस दोस्तों यही वाला चीज आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब मेरे को c के निर्देशांक पता करने, तो मैं क्या करूंगा, सी के निर्देशांक पता करने, आप दिमाग लगाइए, बताइए, नीचे फॉर्मूला आपके पास हमने लिख लिया है, आप दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा। सीधी सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे तो हमने x1 y1 x2 y2 करके लिखा नहीं है, ए और बी लिख दिया, तो अब क्या करेंगे डायरेक्ट, अब ये मैंने आपको केवल एक हिंट दिया है कि इसी तरीके का काम यहाँ पे करना है। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस थीटा प्लस बी इंटू थीटा, इधर वाले के साथ उधर वाला लेना है, उधर वाले के साथ इधर वाला लेना है, अपॉन में हो जाएगा दोस्तों दोनों का योग, यानी थीटा, जैसे यहाँ पे नीचे दोनों का योग हुआ है ना, थीटा प्लस 1 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको ये इससे पूरा मैचअप होता हुआ या इससे मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, ये आपके याद करने के लिए बहुत ही सरल सूत्र है, सरल चीज है। अब आप देखो सी का मान क्या निकलेगा, आप अंदर गुणा करो, ए थीटा बी थीटा, इधर थीटा थीटा प्लस माइनस कटेगा, 1 बचेगा, बटे 1 तो वैसे भी लिखते नहीं है। अब आप देखो ये ए हो गया, यहाँ से आप देखो बी थीटा पहले सोचो और माइनस ए थीटा बाद में सोचो, पहले इसको फिर इसको, फिर यहाँ से आप ए हो गया, थीटा कॉमन निकलेगा और बी माइनस ए हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है। अब आप देखेंगे सी ए प्लस थीटा और बी माइनस ए को मैंने नया नाम दे रखा है, आज एच बोल देता हूँ इसको मैं, तो सी का मान क्या आ गया, ए प्लस थीटा एच। दोस्तों अब इस प्रमेय का रूप किस तरह से बदल जाता है आप वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने b माइनस ए को कहा h, तो माइनस ए को उधर पलटाओगे तो b का मान निकलेगा a प्लस एच, ठीक है। अब इस प्रमेय का बदला हुआ रूप देखेंगे दोस्तों, आज आप देखो ये एफ बी, ठीक है। अब मैं इसको, इसका काम हो चुका है ना, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका भी काम हो गया है, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अब सुनो ये एफ बी, तो चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, एफ बी माइनस एफ ए, इसको तिर्यक गुणा करता हूँ, तो बी माइनस ए एफ एस सी, समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखो बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए प्लस एच, ये एफ ए, बी माइनस ए का तो आपने पूरा पूरा एच माना है दोस्तों,
तो आप इसकी जगह एच रखोगे, ए एफ डैश। और सी का मान क्या निकल के आया था, ए प्लस थीटा एच। ये हुई ना बात। ये एक अन्य रूप है लैंग्राज के माध्यमान प्रमेय का, ठीक है, और ये भी एक रूप है। तो आप दोनों रूप को दिमाग में रखिए, दोनों रूप बसाए रखिए। थीटा कौन है, आप सभी को पता है, 0 और 1 के बीच की कोई राशि। तो ये कंप्लीट होता है दोस्तों। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बीएससी के पूरे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे सवालों सहित। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्राज के माध्यमान प्रमेय का पूरे सवाल सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और धीरे धीरे ऐसे सारे टॉपिक्स कवर होंगे दोस्तों। इसके बाद ये चैनल आपको सिर्फ बीएससी में ही नहीं, आप आगे चल करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके लिए फुल वीडियो सामग्री अभी से आपको चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों। जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। अगर आप मैथ्स को बेसिक से सीखना चाहते हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, भाग गुणा कैसे करते हैं, प्रतिशत लाभ हानि ये सब कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक क्या है गुणा करने की, भाग करने की, वर्गमूल घनमूल निकालने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है, पहाड़ा कैसे शॉर्टकट ट्रिक से लिखते हैं, 100 तक का पहाड़ा कैसे याद करें, हर चीज हमारे चैनल पर आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध है। जरूर जाइए, जरूर देखिए। अलग अलग प्लेलिस्ट में हर वैरायटी के वीडियोस उपलब्ध है दोस्तों। स्मार्ट मैथ टेक्निक्स के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, उसमें स्मार्ट टेक्निक्स आपको मैथ्स की बताई जाएगी। कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से अलग प्लेलिस्ट है। तो दोस्तों ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस प्रमेय में आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो निश्चिंत होकर पूछिए, मैं उसका यथासंभव समाधान करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। हो सकता है मेरे समझाने में भूल से कहीं कुछ मिस्टेक, कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो, तो वो भी जरूर बताएं ताकि हम अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आगे चल करके उनको अच्छे से सुधार करके आपके लिए और बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स पर, जो आपके कठिन कठिन टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस आपके लिए ला सके दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, बीएससी का हमारा एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना है दोस्तों, तो अगर आप वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।